हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश सिंह आपका अवधेश एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिज़िक्स क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर। और ये चैप्टर जो है उसका टाइटल है द फिज़िकल वर्ल्ड। और ये जो हमारी भौतिक दुनिया है इसको हम फिज़िकल वर्ल्ड कह सकते हैं। तो ये जो हम चीज़ें आसपास देखते हैं, घर है, मकान है, सड़कें हैं, तारे हैं, धरती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो भौतिक होती हैं, फिजिकल होती हैं, ये सारी की सारी फिजिक्स के दायरे में आती हैं। तो ये फिजिक्स होती क्या है और इसके बारे में जो कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम आज के लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि साइंस क्या होती है। साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ जिसका मतलब होता है टू नो या जानना। इसको हम विज्ञान कहते हैं हिंदी में और इल्म कहते हैं अरबिक में। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को जानना, बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी चीज़ को जानना हम साइंस कहते हैं। लोग बहुत सी चीज़ों को जानते हैं, अपने इंट्यूशन से भी लोग जानते हैं, लेकिन जो साइंस होती है उसके अंदर एक स्पेसिफिक मेथड होता है और उस मेथड के माध्यम से अगर हम किसी चीज़ को जानते हैं और वो जो हमारा जो ज्ञान है वो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तब हम उसको साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं। साइंस का देखिए जो एक पर्पस होता है, साइंस जो है वो क्या है? साइंस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है कि चीज़ों को गहराई तक समझने के लिए, और जो ज्ञान हमें मिलता है उसको हम कैसे इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इवेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे जो है इस ज्ञान को हम अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मौसम के बारे में जानकारी मिल जाती है कि भाई तूफान आने वाला है, तो आप उस हिसाब से प्रिकॉशन ले सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि पानी बरसने वाला है तो आप छाता लेके बाहर जाएंगे। तो इस तरीके से जो एक ज्ञान होता है, उस ज्ञान को अगर आपको मालूम हो तो आप उससे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, और ये जो ज्ञान है इसको हम साइंस कहते हैं। देखिए, ज्ञान बहुत टाइप के हैं। आध्यात्मिक ज्ञान है जो कि हमारे किसी वेद, पुराण, गीता, बाइबल, कुरान में लिखा हुआ है। ये जो ज्ञान है इसको हम साइंटिफिक नॉलेज नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान को हम कभी चैलेंज नहीं करते हैं। उसमें कोई चीज़ सही है या गलत है ये हम कभी पूछते नहीं, हम उसको मान लेते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये वैज्ञानिक ज्ञान है तो वो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और उसको कोई भी दुनिया में चैलेंज कर सकता है। और अगर ये पाया जाता है कि उस चैलेंज पे आपका ज्ञान खरा नहीं उतरता तो चाहे जिसने भी कहा हो उसको हमें रिजेक्ट करना होता है। साइंस के मामले में कोई भगवान नहीं होता है। न्यूटन ने कहा, आइंस्टाइन ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ज्ञान सही नहीं है तो उसको हमें रिजेक्ट करना है। और कोई एक आम आदमी भी अगर ये प्रूफ करने में कामयाब रहता है कि जो न्यूटन ने कहा वो गलत है, जो आइंस्टाइन ने कहा गलत है, तो वो आइंस्टाइन से बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति प्रधान नहीं होता, ज्ञान प्रधान है। जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस है उसके 6 स्टेप्स हैं जिसको कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। आप कोई चीज़ देखें जो कि रेगुलर तरीके से होती रहनी चाहिए। अब जैसे कि मान लिया जो एक सेब है, एप्पल है, वो अगर पेड़ से गिर रहा है, आपने देखा एक पेड़, एक गिरा, दूसरा गिरा, एक पेड़ से गिरा, तीसरे पेड़ से भी गिरा, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि हर जो सेब है वो जमीन पे गिरता है। ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया। कोई भी जो सेब है वो ऊपर नहीं चला जाता है, सब सेब नीचे गिरते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया। उसके बाद में फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कि भाई अगर वहां से गिरा तो कितनी देर में नीचे पहुंचा, 5 मीटर से कितनी देर में पहुंचा, 10 मीटर वाला एप्पल कितनी देर में पहुंचा, 25 मीटर वाला एप्पल कितनी देर में पहुंचा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि फिर आप एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजनिंग करते हैं। ये क्या होती है? ये रीजनिंग का मतलब ये है कि आपने ये देखा कि भाई अगर पेड़ जो से कोई सेब नीचे गिर रहा है, इसका मतलब कि नीचे से कोई फोर्स है जो उस एप्पल को नीचे खींच रही है। आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अपने मन से तो कोई चीज नीचे नहीं आती है, तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति होगी या फोर्स होगा जो कि उसको खींचता है। तो इस तरीके से ये आपने एक अपना रीजनिंग किया जो कि न्यूटन ने रीजनिंग किया, और जिसकी बदौलत उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को ढूंढा या ग्रेविटी को ढूंढा। फिर इसका होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसका नेक्स्ट स्टेप है, चौथा स्टेप है।
मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब ये हुआ कि ठीक है, आपने देखा कि भाई पेड़ नीचे गिरता है, लेकिन फिर वो कौन से रूल को फॉलो करता है। अगर हम 2 मीटर से गिराएं, 5 मीटर से गिराएं, 25 मीटर से गिराएं, 100 मीटर से गिराएं, तो कितना समय लगता है? क्या हम उसको किसी कानून में, रूल में फ्रेम कर सकते हैं? उसका क्या हम एक मॉडल बना सकते हैं? और अगर वो आपने मॉडल बना लिया तो उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। और मैथमेटिकल मॉडलिंग अगर आपने बना लिया तो उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई अगर आप इसको 7 मीटर से गिराओगे इतने समय पहुंचेगा, 100 मीटर से गिराओगे इतने समय पहुंचेगा, 103 मीटर से गिराओगे इतने समय पहुंचेगा। और फिर आप मेजर करते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली उतने समय पहुंचता है, आपका प्रेडिक्शन सही पाया जाता है। तो ये एक साइंटिफिक मेथड होता है। और जो आपने फॉर्मूला दिया उसको दुनिया में कोई भी आदमी कहीं भी वेरीफाई कर सकता है। और अगर ये पाया जाता है कि साहब हमारे यहाँ तो साहब 100 मीटर से गिराने पे इतना समय लग गया, तो वो फिर गलत। अगर वो ज़्यादा समय लगता है, कम समय लगता है, तो आपकी थ्योरी गलत प्रूफ हो जाती है। तो फॉल्सिफिकेशन और वेरिफिकेशन बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। कोई भी आदमी प्रूफ कर सकता है कि अगर हमने जो एक थ्योरी दी, अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकती तो उसको रिजेक्ट कर देती है साइंस। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो साइंटिफिक मेथड होते हैं बड़े रिगरस होते हैं। वो इसलिए नहीं कि किसने बाबा ने कह दिया, किसी धर्म गुरु ने कह दिया, किसी किताब में लिखा हुआ है, नहीं, कोई भी आदमी उसको चैलेंज कर सकता है। और अगर कोई साइंटिफिक लॉ है तो पूरे दुनिया में, यूनिवर्स में वो वैलिड होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिक्स के अंदर दोस्तों 2 थ्योरीज होती हैं। एक आती है यूनिफिकेशन थ्योरी और दूसरी होती है रिडक्शन थ्योरी। यूनिफिकेशन थ्योरी क्या होती है कि आपने देखा कि सेब गिरा, जमीन पे गिरा, उसके बेसिस पे आपने एक फोर्स कैलकुलेट किया, एक लॉ बनाया जिसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। फिर आपने देखा कि वही लॉ चांद और धरती के बीच में भी है, वही लॉ धरती और सूर्य के बीच में भी है। तो फिर आपने कहा साहब ये तो एक यूनिवर्सल लॉ हो गया जो कि पूरे यूनिवर्स पे काम करता है। तो इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। अलग अलग लॉ की जगह पे आपने एक लॉ बनाया जो कि ब्रॉड एरिया पे काम करता है, उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ लॉ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ लॉ, रिडक्शनरिस्ट जो होती है, वो क्या होता है? अब जैसे आपने मेजर किया, कोई बॉडी टच की, वो 40 डिग्री टेम्परेचर पे, दूसरी बॉडी टच की 80 डिग्री टेम्परेचर पे है, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये 80 क्यों है? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये बॉडी गर्म है, ये ठंडी है? तो उसको जब साइंटिस्ट ने माइक्रो लेवल पे देखा तो उन्होंने पाया कि जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसके प्रोपोर्शन में होता है। तो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है तो टेम्परेचर कम होगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो टेम्परेचर होता है उसका कारण होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसको हम कहते हैं रिडक्शनिस्ट थ्योरी। इसके बाद में हमारे लिए साइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को। उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, एक्सियम और मॉडल। हाइपोथेसिस क्या होती है? देखिए, जब से ये धरती बनी होगी तब से ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे काम करता है, तब से सेब जो है वो जमीन पे गिरता है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि क्यों गिरता है और हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन न्यूटन ने किया। उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक बनाया, एक हाइपोथेसिस थी वो, कि जो फोर्स होता है ग्रेविटी का वो मास के प्रोपोर्शन होता है और जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक हाइपोथेसिस थी। और कैसे ये हाइपोथेसिस उनके दिमाग में आई ये जानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाइपोथेसिस बनाया, ये फार्मूला बनाया और उस फार्मूले को जगह जगह टेस्ट किया गया और ये पाया गया कि फार्मूला हर जगह पे सही काम कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, विच इज अ सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू। कि हम एक मान लेते हैं और उसको प्रूफ नहीं करते हैं कि ये सही क्यों है, लेकिन उसका जो सत्यता है वो समय के साथ में प्रूफ हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं एक्सियम। एक्सियम क्या होती है? एक सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। इसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सबको दिखता है। जैसे कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं तो हमें मालूम है कि पैरेलल लाइंस कभी मिलेंगी नहीं। ये यूक्लिड ने थ्योरी दी जो कि सेल्फ एविडेंट है, हर आदमी देख सकता है कि अगर पैरेलल लाइंस तो उनके बीच की जब डिस्टेंस कम नहीं होंगी तो मिलेंगी कहां से। इसको हम कहते हैं एक्सियम। और थर्ड चीज होती है जिसको हम कहते हैं मॉडल। जब हम कोई साइंटिफिक फैक्ट देखते हैं और उसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें एक मॉडल बनाना पड़ता है। जैसे बोर्स ने एक मॉडल बनाया कि हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियर होता है जिसमें कि
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। बहुत छोटा सा न्यूक्लियर रहता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट। अब ये एक मॉडल है जो कि उन्होंने अर्थ, सन और मून यहाँ से उन्होंने देखा कि जैसे हमारी जो धरती है वो सूरज की चारों तरफ घूमती है, वैसे ही उन्होंने माना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन के चारों तरफ घूमते रहते हैं या न्यूक्लियर के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है और इस मॉडल की वजह से उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, प्रेडिक्शंस किए जो कि सही पाए गए और इसलिए उसको एक्सेप्ट किया गया। तो ये तीसरी चीज़ जो होती है इसको हम कहते हैं मॉडल। उसके बाद हम चर्चा करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। इस नेचर में या प्रकृति में अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं, 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं जो साइंटिस्ट ने अभी तक डिस्कवर किए हैं। पहला जो फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कोई भी जो फिजिकल मासेस होते हैं उनके बीच में लगता है। इसकी रेंज जो होती है इनफाइनाइट होती है। तो किसी भी अगर यूनिवर्स के पास कोई मास है तो वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है और इसका जो नेचर होता है इनफाइनाइट होता है। ये एक वीक फोर्स होता है, ये बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन ये पूरा यूनिवर्सल रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फोर्स होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करता है और जो मैग्नेट होता है वो एक मैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करता है। ये फोर्स या तो अट्रैक्टिव होते हैं या रिपल्सिव होते हैं। अगर सेम चार्ज है, जैसे अगर प्लस और प्लस चार्ज है तो वो रिपल्स करेंगे, माइनस माइनस रिपल्स करेंगे। उसी तरीके से मैग्नेट के अंदर भी अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो वो रिपल्स करेंगे, नॉर्थ साउथ है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये रिपल्सिव भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जब ये मूव करता है तो ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक फील्ड साथ में क्रिएट करता है। तो इससे ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्स होता है ये लंबे डिस्टेंस पे काम करता है और मैग्नेट और इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। देखिए न्यूक्लियर फोर्स आपको ये आप जानते हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो प्रोटॉन तो बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस बड़ा छोटा होता है। तो अगर सारे न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन है और ये रिपल्स करे तो न्यूक्लियर बन ही नहीं सकता है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि न्यूक्लियर की जो डिस्टेंस होती है 10⁻⁻15 मीटर्स के आसपास में, वहाँ पे एक अलग टाइप का फोर्स लगता है जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये जो फोर्स होता है सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, इसमें चार्ज न्यूट्रल होता है। तो अगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में उतना ही फोर्स लगेगा जितना 2 प्रोटॉन के बीच में लगेगा या 2 न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, करीब 100 गुना स्ट्रांग होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और इसी की वजह से न्यूक्लियर जो है वो इंटैक्ट रहता है। चौथा जो फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स बीटा डिके का कारण होता है। ये और भी कम डिस्टेंस पे लगता है, 10⁻⁻16 मीटर्स तक लगता है और ये जो है इसके बारे में भी डिटेल्स हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं जो फिजिक्स में बनाए जाते हैं, जो हमारी कल्पना शक्ति से पैदा होते हैं, लेकिन वो जो हाइपोथेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि उनके बिना हम चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। इसी में एक हाइपोथेसिस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन। साइंटिस्ट ने देखा कि कोई चीज़ जो है वो हवा में क्रिएट नहीं की जा सकती है। जैसे कि अगर मास है या एनर्जी है, ये कंजर्व रहती है। मास को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास से एनर्जी बन सकती है, एनर्जी से मास बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हवा में जो है मास क्रिएट कर दें। तो ये जो कंजर्वेशन लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें फिजिकल फिनोमेना को समझने के लिए और बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ऐसे बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज हैं जिसको कि बार बार टेस्ट किया गया और ये पाया गया कि वो हमेशा वैलिड पाए जाते हैं किसी भी सिचुएशन में। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप मान लिया मास होता है तो 10 किलो है तो वो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद में 10 का 5 किलो हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो टोटल मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी तरह टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मास प्लस एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो ये जो चीज़ है इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। बट ये आप जानिए कि ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक दिमाग की उपज है, कल्पना शक्ति की उपज है, लेकिन इसको आज तक कभी भी डिसअप्रूव नहीं किया गया है। इसीलिए ये वैलिड हाइपोथेसिस है जिसका कि साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज के हमने चैप्टर में देखा, ब्रॉडली हमने फिजिक्स का एक परिचय लिया, संक्षिप्त परिचय लिया
कि हमारा फिजिक्स क्या चीज़ होती है, साइंस क्या चीज़ होती है, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं, उसके अलावा डिफरेंट टाइप के फोर्सेस क्या होते हैं, और जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो क्या हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप इसको ठीक से पढ़ें, और उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें भेजें। थैंक यू वेरी मच।